नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। साथियों, क्या कमी रह जाती है कि हम तैयारी करने के बावजूद, कठोर परिश्रम करने के बावजूद भी एमपीपीएससी प्रीलिम्स को नहीं निकाल पाते। और हो सकता है कि इसमें से आपने एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार प्रीलिम्स दिया हो, लेकिन किसी भी टाइम आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो क्या कारण है इसका? देखिए, हो सकता है कि इस वीडियो में मैं जो बातें आपको कहूं वे बातें आपको बड़ी सरल लगे, लेकिन वही बातें महत्वपूर्ण भी है। हो सकता है कि मेरी बातें आपको लगे कि यार ये तो बहुत कड़वे बोल है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कहा भी जाता है कि कुछ अगर अच्छा करना होता है तो आपको जो वो कड़वे घूंट है वह पीना ही पड़ेगा। तो क्या कारण रहता है कि प्रीलिम्स नहीं निकाल पाता? इसके मुझे कुछ कारण यहां पर समझ में आए, जो अगर हम उन चीजों को सुधार लेते हैं तो शायद हमारा प्रीलिम्स सही ढंग से कम समय में हम निकाल सकते हैं। तो क्या कारण है? सबसे पहले अगर हम बात कर ले प्रीलिम्स की, तो देखिए, प्रीलिम्स हमें लगता ऐसा है कि यह 1 या 2 महीने में निकल जाएगा। इसका जो सिलेबस है, इस सिलेबस को हम 1 या 2 महीने में कवर कर लेंगे, और हम इसी चक्कर में लापरवाही करने लगते हैं। लापरवाही कैसी? कभी हम पढ़ने लगे, कभी नहीं पढ़ने लगे, कभी 5-5 दिन का गैप हो गया, कभी 10 घंटे पढ़ रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि हम निरंतरता नहीं लाते। आपने कुछ कहावत सुनी होगी जिनको मैं शेयर करता हूं, जैसे कि आपने सुना होगा कि कार्य की अधिकता नहीं बल्कि अनियमितता इंसान को मारती है। इसका मतलब यह है कि अधिक कार्य करने से कोई समस्या नहीं है। समझ रहे हो आप? समस्या इस बात से है कि आप लगातार उस काम को क्यों नहीं कर रहे हो। अगर आप लगातार उस कार्य को नहीं कर पा रहे हो तो निश्चित रूप से वह कार्य पूरा नहीं होना है, और उस कार्य में जो सुधार होने हैं वे सुधार भी पूरे नहीं होने हैं। तो नियमितता बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, निरंतरता बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज है। एक और उदाहरण देखते हैं। आपने एक बात सुनी होगी कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरा जाता है, यानी लगातार अगर आप बूंद को भी घड़े में डालते हैं तो वह घड़ा भरा जाता है। इसका भी उदाहरण निरंतरता ही है। अगर आप लगातार बूंद भी एक घड़े में डालते जाते हैं तो वह घड़ा भरा जाता है। तीसरा आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यानी कहने को रस्सी बहुत मुलायम है, और बार बार जब आप उस रस्सी को सिला यानी पत्थर पर घिसते हैं तो कठोर पत्थर पर भी वह रस्सी जो होती है वह वहां पर निशान छोड़ जाती है, उस पत्थर को घिस देती है, उस पत्थर को परिवर्तित कर देती है। यह ताकत होती है निरंतरता की। अब हमें क्या होता है, हम ना ही तो डिसिप्लिन होते हैं, अनुशासन में हम रहना नहीं चाहते, और हम निरंतर होते नहीं है। जबकि पीएससी में मैं कहता हूं आप 6 से 7 घंटे पढ़िए। कोई आपसे कहने वाला नहीं है कि आप 12 से 13 घंटे पढ़िए। कुछ लोग तो इस बात पर भी चर्चा करते हैं कि सर, क्या 5 से 6 घंटे हम सोएंगे तो इससे हमारी प्रोडक्टिविटी जो है उस पर फर्क पड़ेगा या नहीं? तो भाई, अब मैं कहता हूं 5 से 6 के आप 8 घंटे सोइए। कौन रोक रहा है आपको? 8 घंटे सोइए आराम से। 24 घंटे में से अगर आप 8 घंटे भी सोते हैं तो आपके पास 16 घंटे बचते हैं। इस 16 घंटे में से अगर आप सिर्फ पढ़ते ही है, दूसरा आपको कार्य नहीं है, तो भी मैं कहता हूं 8 घंटे आप निकाल दीजिए, जो अन्य कार्यों के लिए है जिसमें आपको पढ़ना नहीं है। उसके बावजूद आपके पास बचते हैं 8 घंटे। ये माइंड की फितरत है। आपका दिमाग किस तरीके से सोच रहा है? आप सोच रहे हैं कि 5 से 6 घंटे मैं सोकर और पूरे दिन को जो कह सकते हैं कि मैं उपयोग करूंगा, जबकि आपको ये बात समझ नहीं आ रही कि 8 घंटे भी अगर आप सो लेते हैं ना, मैं कहता हूं 9 घंटे सो लीजिए, फिर भी आपके पास 15 घंटे बचते हैं। अब आप पढ़कर देखिए। तो ये एक एक्सक्यूज है कि हम कितने घंटे सोएं या कितने घंटे नहीं सोएं। इस तरीके की बातों पर आप कभी विचार विमर्श नहीं करते। आपके पास जो समय बचा हुआ है उसका उपयोग कर लीजिए, मत कीजिए यहां पर कंप्रोमाइज। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो कम से कम यहां पर तो आप सही तरीके से इसका उपयोग करना सीखे। कौन कह रहा है आपसे कि आपको 12 घंटे ही पढ़ना है? लेकिन निरंतर रूप से अगर आप 6 घंटे 7 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो सफिशियंट है।
प्रीलिम्स के लिए। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है निरंतरता, लगातार आपको पढ़ना होगा। यह हमारी सबसे बड़ी गलती होती है प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण समझ में आता है वह यह रहता है कि हम पेपर जो होते हैं, पुराने पेपर, मैं कई बार आपसे बोल चुका हूं कि आपको पुराने पेपरों का एनालिसिस करना है। पुराने पेपर को कम से कम 3 से 4 बार यहां पर सोल्व करना है। और जब मैं इस बात को कहता हूं तो आप इस बात को मानकर उन पेपरों को सोल्व तो करने लगते हैं, लेकिन आप यह समझने की कोशिश नहीं करते कि आखिर ऐसी क्या चीज है जो बार बार रिपीट हो रही है और कहां से क्वेश्चन किस प्रकार से बन रहे हैं। उस क्वेश्चन के ट्रेंड को आपको समझना होगा, आपको एनालिसिस करना ही होगा। लेकिन आपसे बोल दिया गया कि पुराने प्रश्न पत्रों को उठाइए, उन्हें सोल्व कीजिए, तो आप सोल्व करने लग गए, उन क्वेश्चनों के आंसर आपने ध्यान दे दिए, लेकिन यह समझने की कोशिश नहीं की कि आखिर प्रश्न बन कहां से रहे हैं और किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। जैसे अगर 2020 के पेपर की हम बात करें तो 2020 का पेपर जो था वह था कंसेप्ट पर। यानी अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तो आप 2020 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसे आप निकाल सकते हैं। वहीं 2014 से 19 तक के अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो 2014 से 19 तक के क्वेश्चनों में आपको दिखेगा कि यहां पर फैक्ट अधिक आते थे। ऐसा नहीं है कि इस पेपर में फैक्ट नहीं था, फैक्ट इस पेपर में भी थे, लेकिन इस पेपर में एक विशेष चीज जुड़ी थी, कंसेप्ट। वे कंसेप्ट आपको एमपी जीके में भी देखने को मिलेगा, जहां पर अगर आपको ध्यान है तो मध्य प्रदेश की जलवायु से संबंधित एक प्रश्न आया था तापमान को लेकर, वह प्रश्न था कंसेप्ट का। तो आप क्या करते हैं, आपके पास बचता है समय, मान लीजिए 2 से 3 माह है आपके पास, तो आप चलते हैं प्रीलिम्स की तैयारी करने लगते हैं और प्रीलिम्स की तैयारी में आप कार्य करते हैं सिर्फ फैक्ट को रटने का। फैक्ट उठाया और रटने लग गए। ठीक है, फैक्ट की अपनी एक उपयोगिता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजों में आपको कंसेप्ट समझना ही होगा। बिना आप उस प्रश्न के, कह सकते हैं, व्याख्या को देखे, उस प्रश्न की कंसेप्ट को समझे, आप उसे सोल्व नहीं कर सकते। अब वे ट्रेंड नहीं है कि डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाएगा और आपको आंसर देना है। आपको अगर 50% क्वेश्चन फैक्ट से मिलेंगे तो यह मानकर चलिए कि 30 से 40 क्वेश्चन तो कंसेप्ट पर मिलना ही है, जिसमें से 15 से 20 प्रश्न आपको कंसेप्ट वाइज करने ही होंगे, तब आप प्रीलिम्स से निकाल सकते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आपको जो भी बुक पढ़ रहे हैं उस बुक को सही ढंग से पढ़ना होगा। सही ढंग से अगर आप बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर मानिए कि आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। आप 2020 के पेपर को देख लीजिए, पेपर कोई टफ नहीं था, इतना कठिन पेपर नहीं था, लेकिन पेपर की जो प्रवृत्ति थी वह 2014 से 19 तक आए पेपरों से कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न कंसेप्ट वाइज मिलेंगे। अगर किसी ने मेंस की सही तरीके से तैयारी की है तो आप देखेंगे कि उसका प्रीलिम्स भी निकला हुआ है। जिन्होंने भी मेंस की सही ढंग से तैयारी की थी उनका प्रीलिम्स निकला हुआ था। आखिर क्या कारण रहा होगा कि उनका प्रीलिम्स निकला? उनका यह कारण रहा था कि उन्होंने मेंस के दृष्टिकोण से जब किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा तो उन्होंने मेंस के लिए चीजें होती है कंसेप्ट वाइज। अगर आपसे कहा जाए हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए तो आपको उसकी सामाजिक जो व्यवस्था है उस सामाजिक व्यवस्था को समझना होगा। बिना समझे आप उसको लिख नहीं सकते। और जिसने इस सामाजिक व्यवस्था को समझा है, अब यहां से अगर कोई प्रश्न बनता है तो निश्चित तौर पर मानिए कि 80 से 90% संभावना है कि उसका यह आंसर सही होना है। इसीलिए आपने देखा होगा जिन्होंने मेंस की सही ढंग से तैयारी की थी उनका प्रीलिम्स निकला हुआ है। कहने का मतलब यह है कि अभी आपके पास 70 से 75 दिन है, तो इन दिनों को ऐसे उपयोग में लाइए कि आपसे कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन भी सोल्व हो। फैक्ट तो आप कर ही रहे हैं, साथ में कुछ चीजों के कंसेप्ट। ज्यादा नहीं हो सकता तो कम से कम पॉलिटी और आयोग, इसके साथ ही एमपीजी के,
इनके कंसेप्ट को अच्छे से कर लीजिए। जैसे कि बात करें मध्य प्रदेश की जलवायु की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश की जलवायु को आपको फैक्ट तो पढ़ना है कि कौन सा बड़ा दिन होता है, कौन सा छोटा दिन होता है, किस तारीख को होता है, ठीक है। लेकिन आपको इसमें कंसेप्ट को भी समझना है कि आखिर किस तरीके से तापमान बढ़ने लगता है, किस तरीके से तापमान कम होने लगता है, कहां पर वर्षा ऋतु की बात करें सर्वाधिक होती है और उसका कारण क्या है, कहां पर न्यूनतम होती है। तो इस तरीके से आपको इस पोर्शन को समझना है। इसके साथ अगर आपके पास समय बचता है तो एक सब्जेक्ट और ज्योग्राफी। वैसे ज्योग्राफी को तो बिना कंसेप्ट से आप समझ ही नहीं सकते, और जिसने कंसेप्ट से समझ लिया उसके लिए तो फिर ज्योग्राफी बहुत ही आसान है। जैसे उदाहरण के लिए एक उदाहरण लेते हैं कि ज्योग्राफी को कंसेप्ट से समझने के फायदे क्या है। जैसे मान लीजिए आपसे मध्य प्रदेश के संबंध में कुछ पूछा, ये मैप हो गया आपका कुछ इस तरीके से, जैसे आपसे पूछा एमपी के बारे में, यहां पर है आपका मध्य प्रदेश। मैं एमपी जीके से स्पेशली नहीं कह रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि मध्य प्रदेश से संबंधित कौन कौन से या मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है। अभी आप इसको भारत के संदर्भ में समझिए। आप मान लीजिए कि आप इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, आपसे कहा गया कि भारत की सीमा कितने राज्यों से लगती है। अब आप कब तक रटेंगे, मान लीजिए यूपी के बारे में आप रटने लगे, उत्तर प्रदेश के बारे में, तो कब तक चीजों को रटेंगे। एक बार अगर आपने मैप को अच्छे से समझ लिया कि भाई यहां पर है एमपी, इधर एमपी से लगा हुआ एक राज्य है यूपी, इधर है छत्तीसगढ़, इधर है महाराष्ट्र, इधर है गुजरात, इधर है राजस्थान। तो अगर हम देखें तो एक तो लग रहा है महाराष्ट्र, ठीक है, एक हो गया, दूसरा होगा छत्तीसगढ़, दो हो गए, तीसरा बात करते हैं यूपी उत्तर प्रदेश, ठीक है, चौथा बात करते हैं राजस्थान और पांचवा गुजरात। तो हमको माइंड में इस तरीके से ये चीजें छप गई कि हां मध्य प्रदेश से अगर हम बात करें कितने राज्यों की सीमाएं लगती है तो 5 राज्यों की सीमाएं लगती है। अब आपसे पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा किसकी लगती है, तो आपने देखा कि यार यहां से लेकर यहां तक यूपी की सीमा लगती है, तो आपने देखा कि सर्वाधिक जो सीमा लगती है वह लगती है यूपी से। फिर कहा सबसे कम, तो आपने देखा यार गुजरात से 2 जिले ही टच करते हैं, तो सबसे कम लगती है गुजरात से। इसका मतलब यह है कि जब आप कंसेप्ट से, आप मैप से किसी चीजों को समझ लेंगे तो आपके लिए फिर उनको याद रखना मुश्किल नहीं है, बड़ा ही आसान हो जाएगा। मैप आपके माइंड में इस तरीके से बसेगा। जैसे कर्क रेखा की बात करते हैं, तो आपने देखा कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो आपने मैप बनाया, मैप बनाकर पहले ही कुछ इस तरीके से दर्शा दिया। फिर आपने गिना कि हाँ मध्य प्रदेश से भी गुजर रही है, छत्तीसगढ़ से भी गुजर रही है, इधर बात करें तो इन राज्यों से भी गुजर रही है। तो अगर आपने मैप बनाया है तो फिर याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मैप को एक बार आपको देखना है, समझना है। आपको एमपी के जिले भी याद हो जाएंगे कि एमपी के कितने जिलों से गुजर रही है और कौन सा जिला कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक है। और भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजर रही है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पॉलिटी, इसके बाद ज्योग्राफी, आयोग और एमपी जीके को सिर्फ फैक्ट वाइज आप ना पढ़े, इनके कंसेप्ट भी पढ़े। तो हमने तीसरी चीज क्या सोची हमारे प्रीलिम्स में जो ध्यान देने योग्य है वे ये कि हमें कंसेप्ट पर ध्यान देना है, क्योंकि फैक्ट तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन कंसेप्ट के क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं। इसके अलावा चौथी चीज की हम बात करते हैं। क्या होता है कि जब हम तैयारी करते हैं तो तैयारी करने के लिए हमें जिस तरीके का प्रश्न पत्र
जैसा पेपर हमारा बनता है उस पेपर के अनुरूप हमें ढलना पड़ता है। पेपर में जब हम प्रीलिम्स देने जाते हैं तो प्रीलिम्स में हमें पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें सोल्व करना है, ठीक है। इसका मतलब यह कि हमें वहां पर 4 ऑप्शन मिलेंगे, उन 4 ऑप्शन के हमें क्या भरने हैं, गोले। कभी कभी क्या होता है कि हमारे 3 से 4 क्वेश्चन और यहां तक कि मैं कहूंगा कि 10 से 12 क्वेश्चन तक हमारे सिर्फ इस गोले भरने की वजह से ही गलत हो जाते हैं। तो समय निकालकर हमें एक OMR सीट को लाना है। इसमें बाकायदे जैसा पेपर होता है इस तरीके से हमारे यहां पर गोले मिलते हैं। मान लीजिए 2015 का आप पेपर सोल्व कर रहे हैं तो 15 के पेपर को लीजिए। अगर आप चौथा क्वेश्चन लगा रहे हैं, चौथे का B है, तो उसको यहां पर भरते जाइए। यह प्रैक्टिस बड़ी ही जरूरी है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि 3 से 4 क्वेश्चन हमारे जो गलत होने के हैं, जो हमारा सिलेक्शन रुकवा सकते हैं, उन क्वेश्चनों के गलत होने की संभावना 99% तक कम हो जाएगी सिर्फ इस OMR सीट की प्रैक्टिस करने से। तो OMR सीट ले आइए। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर सकते तो बाकायदे उस OMR सीट को भरिए और उसी अनुरूप भरिए जैसा कि आप पेपर में भरते हैं। यानी आपको जो माहौल बनाना है, जो आपका वातावरण बनाना है OMR सीट भरते हुए, उस समय वही वातावरण रखिए। नहीं तो पता लग रहा है कि आप क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं और इधर दूसरे से बात कर रहे हैं। वैसा नहीं, आपको OMR सीट भरते समय वे जो समय आपको मिलता है 2 से 3 घंटे, उतने ही समय में आपको यह भरना है और उसी तरीके से आपको इसे भरना है, सोल्व करना है। तीसरी चीज हो गई हमारी OMR सीट। OMR सीट के साथ ही नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम बात करें प्राथमिकताओं की। उदाहरण के लिए मान लेते हैं आज आपने सोचा कि आज मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, ठीक है। आपके किसी फ्रेंड का कॉल आता है कि चलिए वहां पर घूमने चलते हैं। अब आप आपके फ्रेंड को नाराज नहीं कर सकते। तो अब आप ये बताइए कि आपके लिए क्या जरूरी है। ये जहां पर घूमने की बात कर रहे हैं वहां पर जाना जरूरी है या आपके 6 घंटे पढ़ाई करना जरूरी है। ये चीजें होती है प्राथमिकताएं, कि हमें तय करना है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या है। सबसे पहले हमें निश्चित करना है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या है। बस यही कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें हमारी निरंतरताएं या जो हम रेगुलर नहीं रह पाते, यही कुछ कारण है। तो आपको टाइम टेबल बनाते हुए आपकी प्राथमिकताएं तय करनी है और कोशिश कीजिए कि इस टाइम टेबल को आप सिर्फ बनाए नहीं बल्कि फॉलो भी कर सकें। नहीं तो हम स्ट्रेटजी बनाने में तो इतने माहिर होते हैं कि हमसे अगर कोई स्ट्रेटजी बनवाए तो इतनी अच्छी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हमारी जैसी स्ट्रेटजी कोई नहीं बना पाएगा। लेकिन उस स्ट्रेटजी को फॉलो करने में, उदाहरण के लिए मैंने कई बार देखा है कि कुछ लोग स्ट्रेटजी इस प्रकार से बनाते हैं कि 4 दिन में हम हिस्ट्री करेंगे, 3 दिन में हम ज्योग्राफी कर लेंगे, एमपी जीके तो हमने पढ़ रखा है पहले से, 10 दिन में हम एमपी जीके के सारे भाग को कर लेंगे। भाई ये जो स्ट्रेटजी है ना, ये अव्यावहारिक स्ट्रेटजी है। ये सिर्फ सिद्धांतों में ही रह जाती है। इसके व्यवहारिक पहलू पर जब हम आते हैं, जब हम इसे फॉलो करना चाहते हैं ना, तब हमें समझते हैं कि यार 4 दिन में तो हिस्ट्री क्या, प्राचीन इतिहास कंप्लीट नहीं हो रहा। 3 दिन में तो ज्योग्राफी क्या, हमारा यहां पर बात करें किसी एक टॉपिक की ज्योग्राफी की, वही कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो ऐसी अव्यवहारिक स्ट्रेटजी ना बनाए। खुद को जानिए, खुद को समझिए कि आप कितना एक दिन में तय कर सकते हैं। उस टारगेट को तय कीजिए और कोशिश कीजिए कि वह टारगेट केवल किताबों में, केवल कॉपियों में ना लिखा रहे। उस टारगेट को कंप्लीट करने में आपका 100% दीजिए। कहने का मतलब यह कि टारगेट ना ही तो काफी छोटा बनाइए कि उसे आप वैसे ही अचीव कर पाए,
ना ही इतना बड़ा बनाइए कि उसे अचीव ना करने के कारण आप यहां पर कह सकते हैं कि तैयारी के जो आपका मोटिवेशन है वे डिमोटिवेशन में बदलने लगे। तो आपको टारगेट सेट करना है, आपकी प्राथमिकताओं को तय करना है, टाइम टेबल को फॉलो करना है और टाइम टेबल ऐसा बनाइए कि वह व्यवहारिक लगे। पता चले आप 18 घंटे पढ़ाई करने का टाइम टेबल बना रहे हैं और आपसे 2 घंटे ही ना हो पा रही हो, तो व्यवहारिक टाइम टेबल बनाए। खुद को समझिए, ठीक है, खुद को समझिए कि आप किस तरीके से पढ़ना सहज मानते हैं, उस तरीके का टाइम टेबल बनाइए। दूसरी बात ये कि अभी से इस प्रकार से आप तैयारी कीजिए कि जब आप परीक्षा हॉल में पेपर सोल्व करने बैठे तो वहां पर आप बनते हुए क्वेश्चन को गलत ना करें। कई बार आपने सुना होगा कि 4 से 5 क्वेश्चन हमारे वह गलत हुए जो हम जानते थे। उन क्वेश्चनों को गलत ना करें। उसके 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो आप घबरा जाते हैं, दूसरा रीजन हो सकता है कि उसमें आप कंफ्यूजन में हैं। मैंने पहले भी कहा था कि भले ही कुछ पोर्शन आपका सही तरीके से कंप्लीट ना हुआ हो, लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं उसको ऐसा पढ़िए, उसको इतना रिवीजन कर लीजिए कि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। तो साथियों, आज हमने बात की कि किस प्रकार से हमें प्रीलिम्स कह सकते हैं कि कौन सी गलतियां हमें प्रीलिम्स में नहीं करना है या किन गलतियों की वजह से हमारा प्रीलिम्स नहीं निकल पा रहा है। अगर आपके मन में कुछ प्रश्न हैं एमपीपीएससी को लेकर तो आप कमेंट कर बताएं। अगर काफी महत्वपूर्ण प्रश्न लगता है तो हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।